हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज हमारी क्लास नंबर 26 है, जिसमें हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो 80 क्वेश्चन होंगे निमी के थर्ड सेमेस्टर के हैं, क्योंकि आपको पता है अभी थर्ड सेमेस्टर के कोई भी क्वेश्चन नहीं हुए। तो आज निमी के हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद जो भी पेंडिंग क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कल करेंगे। और इसके बाद जो आपका फोर्थ सेमेस्टर रह जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर भी हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट कर दें। तो ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और कहीं स्किप नहीं करना है। और जिन स्टूडेंट ने क्लास नंबर 1 से 25 तक, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, आप नए यूजर हैं, तो क्लास नंबर 1 से 25 देख लीजिए। आप 100% पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 25 से 30 नंबर आपको 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। और यहीं से आपको पता है कि 50 में से 20 क्वेश्चन मिनिमम आपको लाने ही लाने। तो अगर आप ये क्लासेस वॉच कर लेते हो तो आपके 20 मार्क्स आसानी 20 नंबर आसानी से क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जिन स्टूडेंट ने आज की क्लास में, आपको पता है टोटल क्वेश्चन 80 होंगे। बाकी जिन स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट आपको पता है कल मॉर्निंग में 8 AM में होगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया तो उन लोग को बता दीजिएगा 8 AM में मॉर्निंग में होगा। बाकी हमने ग्रुप में अपडेट कर दिया है। और जो नए यूजर हैं, नए जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको ज्वाइन करना है तो हम बता दें, जो पिछला लाइव टेस्ट संडे को हुआ था वो भी आपको लाइव टेस्ट देने को मिलेगा। साथ ही साथ जो कल लाइव टेस्ट होगा वो भी आपको मिलेगा। दोनों लाइव टेस्ट की आपको PDF भी मिलेगी। तो आपके पास बेहतरीन अवसर है, बहुत कम फीस में, फीस केवल 25 रुपये है। और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन होंगे, एक मॉक टेस्ट में केवल 50 क्वेश्चन होंगे। तो जैसा ही ITT एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं, उसी तरह AITT का लाइव टेस्ट कल होगा मॉर्निंग में 8 AM। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। और यहाँ पे बता दें 80 क्वेश्चन है, तो काफ़ी लंबा वीडियो भी रहेगा, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क। नैरो वर्क मतलब सकरी जगहों पर हमें किस फाइल का प्रयोग करते हैं? पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, डेड नॉट फाइल, स्विस पैटर्न फाइल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हिंदी में बात करें, संकीर्ण कार्य के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? पिलर फाइल इज द राइट आंसर। ये फर्स्ट ऑप्शन, जिन फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसलनेट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हम जो कैसलनेट होता है उसमें हम स्लॉट क्यों प्रदान करते हैं? स्लॉटेड कैसलनेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास में, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, अच्छी दिखावट के लिए, नट के वजन को कम करने के लिए, आसानी से हटाने और फिट करने के लिए। तो हम स्प्लिट पिन का प्रयोग इसलिए करते हैं कैसलनेट में, ताकि हम क्या कर सकें हम फ्रेंड्स, कैसलनेट में क्या होता है कि इसमें एक कॉलर बना होता है जिसमें कि स्लॉट बने होते हैं, के बीच में हम स्प्लिट पिन को फिक्स कर सकें, इसलिए वहाँ पर स्लॉट दिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे? ई ऑप्शन होता है। और यहाँ पर बता दें फ्रेंड्स, स्प्लिट पिन का प्रयोग क्यों करते हैं? इसलिए ताकि हम नट को लॉक कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक फिगर दिया गया और आपसे पूछा है कि कौन सा ये गेज है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर नो गो और ये गो और नो गो दोनों एक ही तरफ हैं। तो ऐसा कौन सा गेज होता है जिसमें नो गो और गो एक ही तरफ होता है? वो हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है। तो ऑप्शन जैसे प्लेन रिंग गेज दिया गया, टेपर प्लग गेज दिया गया, प्रोग्रेसिव प्लग गेज दिया, तो ये 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में क्या होता है फ्रेंड्स? गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये गेज का नाम बताना है। फिगर को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और ऑप्शन है रिंग गेज, प्लग गेज, टेपर रिंग गेज, टेपर प्लग गेज। तो ये ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? टेपर रिंग गेज का देखिए, अगर आप इससे टेपर रिंग गेज समझ रहे हैं तो टेपर रिंग गेज इस टाइप का नहीं होता। टेपर रिंग गेज कुछ इससे बहुत ही भिन्न होता है, जो आप फिगर देके पहचान जाओगे। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रिंग गेज। ये रिंग गेज का फिगर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, विच गेज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स। तो दो मैटिंग पार्ट्स के बीच को गैप चेक करना है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है स्लिप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज, रेडियस गेज। तो फिलर गेज का प्रयोग करते हैं दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में गैप को चेक करने के लिए। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 6 में, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को अगर हमें साफ करना है तो किस मटेरियल का प्रयोग करेंगे? राइट ऑप्शन है वैक्स, केरोसिन, सोल्यूबल ऑयल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हिंदी में देख लीजिए, अगर हिंदी में आपको देखना स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो स्लिप गेज को अगर साफ करना है तो हम लगाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम किसका
प्रयोग करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। स्लिप गेज को अगर हमें साफ करना है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे। अगर पूछा जाए स्लिप गेज को जंग से बचाना है तो हम प्रयोग करेंगे पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में दिए। देख लेते हैं 7 में हमसे क्या पूछा है, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग करने के बाद, सरफेस प्लेट की चार्जिंग करने के बाद हमें लैपिंग प्लेट को धोना है, तो हम किस मटेरियल वॉश का प्रयोग करेंगे। तो किस मटेरियल का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं केरोसिन। हिंदी में देख लेते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में जिन स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है कि सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है, तो हम वहाँ पे केरोसिन का प्रयोग करते हैं। केरोसिन ऑयल के माध्यम से हम लैपिंग प्लेट में जो हमने चार्जिंग करी है ब्रश के माध्यम से, ब्रश कोणों के माध्यम से उनको साफ करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज की निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ये क्या पूछ रहा है। जैसे हमें कोई विशेष डायमेंशन है, विशेष माप लेना है, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से स्लिप गेज को सेट करेंगे। तो अलग अलग साइज़ की हमारी स्लिप गेज होती है। मान लो एक 10 mm की स्लिप गेज है, एक 5 mm की स्लिप गेज है और एक हमारी 2 mm की स्लिप गेज है। तो जैसे हमें 17 mm की चाहिए स्लिप गेज, हमें क्या चाहिए 17 mm की स्लिप गेज चाहिए, तो हमने एक 10 mm की स्लिप गेज ले लिया, एक 5 mm की स्लिप गेज ले लिया, एक हम 2 mm की स्लिप गेज ले लिया। तो ये हमारी क्या टोटल कितनी होगी, 17 mm की स्लिप गेज होगी। 3 स्लिप गेज को हमने आपस में रगड़ के, जिसको हम रगड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको रिंगिंग ऑप्शन बोलते हैं। तो ये रिंगिंग क्रिया होती है, स्लिप गेज को आपस में रगड़ना ही रिंगिंग कहलाता है। तीनों स्लिप गेज को आपस में जोड़ेंगे तो 17 mm की हो जाती है। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि हम सबसे पहले किस स्लिप गेज को सिलेक्ट करें। क्या हम सबसे पहले 2 mm की स्लिप गेज को खोजेंगे और उठाएंगे, इसके बाद 5 mm की उठाएंगे, फिर 10, या पहले हम 10 mm की स्लिप गेज को उठा लेंगे, फिर 5 की उठाएंगे, फिर 2। यही क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा। ऑप्शन है सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें, मतलब सबसे बड़े साइज़ की जो हमारी है 10 mm की, क्या हम सबसे पहले उसे लेंगे। ब्लॉक की अधिकतम संख्या, ये तो होगा नहीं। ग्रेड 0 की एक्यूरेसी, ये भी नहीं होगा। छोटे स्लिप गेज के गेज से रिंगिंग शुरू करें, तो क्या ये होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर बताएं। देखिए जब ये 2 टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्या फ्रेंड्स नहीं मिलेगा, उसमें आपको ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, और वहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा कि छोटी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। छोटी स्लिप गेज रिंगिंग शुरू करने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि पहले हम 2 mm का स्लिप गेज लेंगे, फिर 5 mm का लेंगे, फिर 10 mm का लेंगे। हम इस प्रकार से स्लिप गेज को जोड़कर हम 17 mm की स्लिप गेज का तैयार करेंगे। लेकिन राइट आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें राइट आंसर याद रखना है। जब भी दोनों ऑप्शन में दिए गए तो वहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी स्लिप गेज का मतलब क्या है, हम पहले 10 mm की स्लिप गेज को उठाएंगे, फिर 5 mm, फिर 2 mm की उठाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा है 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, यहाँ पे गेज का नाम पूछा है, तो कौन सा गेज है। देखिए सी आकार का कौन सा गेज होता है, वो हमारा स्नैप गेज होता है। यहाँ पर 2 एनविल दिया गया है, तो कौन सा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, प्लेन स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड पिच गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो हमारा कौन सा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लेन स्नैप गेज तो होगा नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडजस्टेबल, यहाँ पे एनविल दी गए, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। थ्रेड स्नैप गेज भी नहीं होगा, थ्रेड पिच गेज भी नहीं होगा, क्या होगा, एडजस्टेबल स्नैप गेज होगा। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन 11 में पूछा, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ ए डायमेंशन एक्यूरेसी। क्या होगा ऑप्शन में, फाइलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा है किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है, वह कौन सा ऑपरेशन है जिसके माध्यम से बहुत ही एक्यूरेसी में हम जॉब को फिनिश करते हैं, बहुत ही शुद्धता में हम किस ऑपरेशन के माध्यम से बहुत ही जॉब को बहुत ही शुद्धता में प्राप्त करते हैं। तो फाइलिंग के माध्यम से क्या हम जॉब को बहुत ही शुद्ध करते हैं, क्या हम टर्निंग के माध्यम से करते हैं, या ग्राइंडिंग के माध्यम से, या लैपिंग के माध्यम, किसके माध्यम से करते हैं फ्रेंड्स, लैपिंग के माध्यम से करते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। क्या पूछा है फ्रेंड्स, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिएगा। विच इज़ द एब्रेसिव यूज्ड, कौन सा एब्रेसिव, किस एब्रेसिव का हम प्रयोग करते हैं, लैपिंग सॉफ्ट एंड नॉन फेरस मेटल। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें एब्रेसिव पूछा गया, और वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा है लैपिंग के लिए, क्योंकि लैपिंग और होनिंग दोनों में अपोजिट होता है। तो जब लैपिंग की बात करें, जब भी लैपिंग की बात करें और लैपिंग में आपसे पूछा जाए सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल के लिए, मतलब सॉफ्ट मेटल के लिए जब भी पूछा जाएगा लैपिंग में, तो हम
लगाएंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगाएंगे। क्या फ्रेंड्स लगाएंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यही अगर पूछा जाए होनिंग में, क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स? होनिंग में हमें सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल की कटिंग करनी, तो वहाँ पर हम लगाते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। तो दोनों विपरीत होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं, किस अपघर्षक, किस एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है? तो हम प्रयोग करते हैं फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, तब की एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13, वाई ग्रूव आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। तो यहाँ पर पूछा है कि हम ग्रूव क्यों प्रदान करते हैं, कहाँ पर? सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट, लैपिंग प्लेट की सरफेस पर हम ग्रूव क्यों प्रदान करते हैं? जो हमारी लैपिंग प्लेट होती है उसकी सरफेस पर हम ग्रूव क्यों प्रदान करते हैं? तो टू अलाउ एक्सपेंशन, टू प्रोवाइड क्लियरेंस, टू रिटेन द एब्रेसिव, टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट। इंग्लिश में, हिंदी में देख लेते हैं हम, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो क्या होगा राइट आंसर? ग्रूव क्यों प्रदान करते हैं? विस्तार की अनुमति देने के लिए, क्लियरेंस प्रदान करना, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, मामूली समायोजन देने के लिए। तो क्या होगा फ्रेंड्स? लैपिंग कंपाउंड को धारण करने के लिए होता है। लैपिंग कंपाउंड के धारण करने के लिए हम लैपिंग प्लेट की सरफेस पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? ग्रूव देते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हमारा जो लैपिंग प्लेट में अगर ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा लैपिंग प्लेट है उसमें हम या आप जो हमारा रिंग लैपिंग प्लेट है या रिंग लैप आप पढ़ोगे तो रिंग लैप में हम स्लिट क्यों देते हैं? एक आप रिंग लैप जब आगे फ्रेंड्स आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे बीच में एक कट कटा होता है जिसे हम बोलते हैं स्लिट कट बोलते हैं, उसे हम स्लॉट भी बोलते हैं। तो स्लिट कट क्यों देते हैं? वहाँ पर हम जो इसलिए देते हैं फिर एक्सपेंशन के लिए, जो भी विस्तार है उसको वहाँ पे हम उसको बढ़ा सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना साइज को थोड़ा बहुत, इसलिए विस्तार की अनुमति के लिए वहाँ पर हम रिंग लैप में स्लिट प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर, जब भी स्लिट पूछेगा तो वहाँ पर राइट आंसर ये होगा। अगर लैपिंग प्लेट में ग्रूव प्रदान करना पूछा जाए कि ग्रूव प्रदान करना है तो उसका काम क्या होता है? अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बता दें, दो हमने बता दी तो एक और बता देते। अगर पूछा जाए रिंग लैप में हम स्लॉट क्यों प्रदान करते हैं, है ना, या एडजस्टेबल जो हमारा लैप होता है उसमें हम स्लॉट क्यों प्रदान करते हैं? जब भी स्लॉट वर्ड देता है तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है लैपिंग कंपाउंड को धारण करने के लिए। तो ये याद रखना है तीन चीज़ें जो हमने आपको बताई। लैपिंग कंपाउंड को धारण करने का कब आंसर होगा? जब ग्रूव पूछा जाए कि ग्रूव हम क्यों प्रदान करते हैं, और दूसरा जब कहे कि स्लॉट क्यों प्रदान करते हैं। ये दो चीज़ में आंसर होगा लैपिंग कंपाउंड को धारण करने के। स्लिट अगर दिया होगा तो वहाँ पर आंसर होगा हमारा वहाँ पर आंसर होगा, अगर स्लिट दिया है तो हम वहाँ पे हमारा आंसर होगा विस्तार की अनुमति देने के लिए, ठीक है। फॉर एक्सपेंशन होगा, इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये हमारी सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि यहाँ पर दी गई? ऑप्शन है नाइट्रेटिंग, पैक कार्बोनाइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो कौन सी हमारी हार्डनिंग है? पैक, फिगर से आप समझ गए होंगे, पैक कार्बोनाइजिंग ये हमारा फिगर दिया गया है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये आपको बताना है। सरफेस हार्डनिंग का एक फिगर दिया गया है, ये सरफेस हार्डनिंग का कौन सा है? तो नाइट्रेटिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये चार ऑप्शन है। तो क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? फ्लेम हार्डनिंग इज द राइट आंसर। फ्लेम हार्डनिंग का ये फिगर हमारा, ठीक है। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? इंडक्शन हार्डनिंग का कैसे पहचानेंगे? इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होती है, जो हमारी रॉड होती है, जैसे उसमें आप देखो कि कॉयल होती है, तो आप इंडक्शन हार्डनिंग को आसानी से समझ जाएंगे। फ्लेम हार्डनिंग की जब भी फिगर दिया होगा तो उसमें एक फ्लेम की आकृति बनी होगी, यहाँ से आप फिगर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री टेम्परेचर फॉलोड बाय कूलिंग। हिंदी में देख लें क्या पूछा है। 400 डिग्री से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उसमें उपचार क्या पूछा है कि कोई हमारा मेटल है उसको हमने गर्म और ठंडा कर लिया था, लेकिन हमने क्या फिर से किया, 400 डिग्री के नीचे के तापमान पर स्टील को क्या किया हमने, 400 से नीचे के तापमान एक हार्ड स्टील को हमने क्या किया, फिर से पुनः गर्म करके और हमने उसे ठंडा किया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो फिर से गर्म करना, फिर से और उसे ठंडा करना, वो भी 400 डिग्री टेम्परेचर से नीचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे टेम्परिंग बोलते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है 17 नंबर, वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील। तो टेम्परिंग प्रोसेस यहाँ पे पूछा है स्टील के लिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी में क्या पूछा है। स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? स्टील में हम टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों जाती है?
काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, स्ट्रेस व स्ट्रेन दूर करने के लिए, गेंद संरचना को परिष्कृत करने के लिए, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे टफनेस क्यों हम जो हमारी स्टील होती है उसमें जब हम कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं तो उसमें हार्डनेस बढ़ती है ना, साथ ही साथ हमारी भंगुरता भी बढ़ती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि इसीलिए हम स्टील में टेम्परिंग क्रिया करते हैं। तो टेम्परिंग क्रिया क्यों करते हैं? क्या हम काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए करते हैं? नहीं। जब भी ऑप्शन में दिया गया हो टफनेस और टफनेस वर्ड दिया हो वही हमारा ऑप्शन राइट होता है। देखिए अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हमारा राइट आंसर होता है ये, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए भी हम टेम्परिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमारा मेन क्या होता है? हमारा टफनेस को रेगुलेट करना, टफनेस को बढ़ाना हमारा ही टेम्परिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। तो हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, टेम्परिंग करते हैं स्टील में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनेलिंग स्टील। स्टील की हम एनेलिंग का उद्देश्य क्या है? स्टील की जब हम एनेलिंग क्यों करते हैं? टू add cutting ability, increase wear resistance, to relieve the internal stress, to refine the grain structure of the steel। हिंदी में देख लेते हैं स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन में पूछा है। काटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, काटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, किसी भी मेटल में अगर हार्डनिंग उसमें काटने का गुण नहीं तो उसमें हम क्या करें? कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ा के उसमें हार्डनिंग का गुण बढ़ाएंगे। तो वहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए। लेकिन हमसे पूछा स्टील की एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य आपको पता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन हमने देख लिया, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन क्या है? स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हिंदी में हम देखेंगे क्योंकि आपको इसी दो क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा, इन्हीं दो ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। तो एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए यहाँ पर हम एनेलिंग की प्रक्रिया करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुख्यतः हम ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग के लिए हमारा राइट आंसर होता है रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील। अगर पूछा जाए एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है तो एनेलिंग के लिए हम लगाएंगे टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जब भी एनेलिंग का पूछे तो आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम एनेलिंग की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमसे पूछा है इस की का नाम बताना। व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये फिगर दिया गया और फिगर देख के आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर की प्रयोग की जा रही। शंख की, फीदर की, फ्लैट सेडल की, हालो सेडल की। हिंदी में देख लेते हैं इस की का नाम क्या है? शंख की, फीदर की, फ्लैट सेडल की। तो क्या कौन सी हमारी की है? ये फ्रेंड्स हमारी फीदर की है। ठीक है, ये हमारी क्या है? फीदर की है, जो हमारी कहाँ पर प्रयोग की जाती है? हमारी टेल स्टॉक के हैंड व्हील में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेल स्टॉक में हम फीदर की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ की का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है टू ट्रांसमिट टार्क, असेंबली पर्पज, लुक द असेंबली पार्ट, परमिट क्लेश बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। क्वेश्चन हिंदी के लिए देख लेते हैं। कुंजी का उद्देश्य क्या है? की का मुख्य उद्देश्य क्या है? टार्क को संचारित करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन असेंबली कार्य के लिए। थर्ड ऑप्शन है असेंबली को लॉक करने के लिए, मतलब दो हमारी जो कहीं पर असेंबली है उसको लॉक करते हैं। क्या हम मिलने वाले भाग के बीच क्लियरेंस जो है वो क्या उससे हम प्रदान करते हैं? नहीं। क्या होगा? हमारा जो हमारा की का मुख्य उद्देश्य होता है वो फिनिश हमारा होता है हमारा टार्क को संचारित करने के लिए, मतलब कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पावर को हमें ट्रांसमिट करना है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। अगर हमें पावर को ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? हम टार को यहाँ पे संचित करेंगे। जैसे एक ये हमारी शाफ्ट है, ठीक है, एक शाफ्ट ये है, या हमारी कोई एक पुली है और दूसरी हमारी एक शाफ्ट है, तो उनके बीच में हम की का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी जो हमारा दोनों में आपस में पावर को ट्रांसमिट हो सके। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर। की वे टेपर का पूछा है, तो की वे टेपर का रेशियो यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन है 1:19, 1:20, 1:50, 1:100। तो की वे टेपर का अनुपात कितना होता है फ्रेंड्स? 1:100 होता है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में आप देख लेते हो, हिंदी में भी आप देख लीजिए 1:100 दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा है, इस फिगर का फिगर दिया गया और आपसे
आपसे पूछा गया कि की का नाम क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, की का नाम पूछा गया है कि कौन सी की है। तो ये हमारी फिगर आप देखोगे समझोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे चौड़ाई अधिक, यहाँ पे चौड़ाई कम है। तो ये एक प्रकार की की क्या है, हमारी एक टेपर में बनी हुई है। अब टेपर में हमारा ऑप्शन देखोगे तो आपको एक ही टेपर में ऑप्शन मिल जाता है। देखिएगा टेपर में, इसमें भी टेपर नहीं लिखा, इसमें भी टेपर नहीं, इसमें टेपर लिखा हुआ। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं टेपर संघ की होती है। संघ की जो होती है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ की जो होती है हमारी शाफ्ट और हब दोनों में हमारा कीवे कटा होता है। जो हमारी संघ की होती है शाफ्ट और हब दोनों में कीवे कटा होता है। जो हमारी सैडल की होती है, सैडल की हमारा शाफ्ट में कोई भी हमारा स्लॉट नहीं कटा होता है, हब में काटा जाता है। सैडल की जब भी हम प्रयोग करते हैं तो कहाँ पर हम स्लॉट काटते हैं, हम हमेशा हब में काटते हैं। शाफ्ट में कोई भी हम कीवे नहीं काटते हैं जब भी हम सैडल की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इस फिगर के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, टेपर संघ की ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा है, विच टाइप ऑफ द मेटल स्क्रू, फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रू यूज फॉर सेल्फ टाइपिंग एंड हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। हिंदी में देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा है, कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टाइपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, सेल्फ पियर्सिंग है, थ्रेड कटिंग, थ्रेड फॉर्मिंग, हैमर ड्रिवन स्क्रू। क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी राइट आंसर दिया गया वो हमारा राइट आंसर होगा थ्रेड कटिंग। तो जब भी अब पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टाइपिंग के लिए हम किस प्रकार के मेटल स्क्रू का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर थ्रेड कटिंग ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन काफ़ी क्लियर नहीं पूछा गया, जो भी ऑप्शन है वो भी एक अटपटी से क्वेश्चन ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन रटने होते जो भी, तो इसको इसी प्रकार से इसको भी रट लीजिएगा। कठोर सामग्री एवं स्व टाइपिंग के लिए हम किस प्रकार के मेटल स्क्रू का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम थ्रेड कटिंग का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और अब इस समय हम 24 क्वेश्चन में आ चुके हैं। 24 में हमसे पूछा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट का मुख्य एडवांटेज क्या है, सॉरी यहाँ पे हाँ सही है, विंग नट का यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन हो जाएगा इन कोच बिल्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क, हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है लूज एंड टाइट विदाउट रेंज, प्रोवाइड डेकोरेट प्रिंस। विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विंग नट का क्या हम कोच निर्माण में करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। भारी क्षमता वाले असेंबली कार में नहीं करते, नहीं। ढीला और कस, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश हिंदी काफ़ी शुद्ध दी गई है। लूजन एंड टाइट विदाउट रेंज, मतलब विदाउट रेंज, बिना किसी रेंज की मदद से हम विंग नट को आसानी से हाथ द्वारा खोल या कष्ट कर सकते हैं। जैसे कि हेक्सा फ्रेम में हमारा विंग नट प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम हाथ से ही नट को ढीला या टाइट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये गेज का फिगर दिया गया है, ये हमारा कौन सा गेज है। देखिए इसी गेज में अगर हमारे दांत टीथ काट दिए जाए तो वो हमारा होता है स्क्रू पिच गेज दिया जाता है, स्क्रू पिच गेज होता है आंसर। यहाँ पर कोई भी टीथ नहीं कटे हुए, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, पिच गेज, एंगल गेज, फिलर गेज, रेडियस गेज। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा, रेडियस गेज इज द राइट आंसर। तो इस गेज का नाम पूछा गया था, तो हमारा रेडियस गेज। यू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी थ्रेड हमें चेक करना है, तो बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, हम थ्रेड गेज का प्रयोग करते हैं। अगर अंदरूनी थ्रेड हमें चेक करना हो तो हम थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक उपकरण दिया गया है और आपको फिगर को देख के बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। चार ऑप्शन आप देख लीजिए, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, पैरेलल लेग कैलिपर, स्लिप गेज का उपयोग करके किसी विशेष जबड़े की जोड़ी। तो ये चार ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पर स्लिप गेज, यहाँ पर आपको स्लिप गेज दिख रहा होगा है ना फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या लेग दिख रहे हैं। तो हमारा नाम क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये पैरेलल लेग है। क्या है फ्रेंड्स, हमारा पेयर ऑफ स्पेशल जा, हमारे के स्पेशल जा प्रयोग किए जा रहे हैं और यूजिंग स्लिप गेज के साथ में हम स्पेशल जा प्रयोग कर रहे हैं, वही हमारा यहाँ पे दिया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा स्लिप गेज ए की ऊंचाई पूछा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या यहाँ पे दिखाया गया साइन बार। साइन बार का साइज कहाँ से लेते हैं, रोलर के सेंटर की बीच की दूरी से लेते हैं। ठीक, दो रोलरों के सेंटर के बीच की दूरी से लेते हैं, ये हमारा साइन बार हो। साइन बार किस सिद्धांत पे काम करता है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है। और साइन बार की लिस्ट काउंट अगर पूछे तो 1 मिनट होती है हमारी साइन बार की लिस्ट काउंट होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
साइन बार का काम क्या होता है, टेपर एंगल चेक करना होता है, टेपर एंगल मापता है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी जॉब का अगर हमें टेपर मापना है तो वहाँ पर हम टेपर एंगल अगर हमें मापना है तो वहाँ पर हम साइन बार का प्रयोग करते हैं स्लिप गेज की मदद से। अब यहाँ पे स्लिप गेज बना हुआ, ये साइन बार बना हुआ, और यहाँ पे आपको मान दिएगा कि साइन बार की जो लंबाई यहाँ पे 200 है, ठीक है। साइन बार की लंबाई कितनी फ्रेंड्स, यहाँ पे 200 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये हमारी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, इसकी ऊंचाई मतलब स्लिप गेज की ऊंचाई। अब यहाँ पे साइन का मान दिया है। अब साइन बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आपको पता होगा फ्रेंड्स हमारा होता है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, ये कॉस होता है, आधार बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे आधार ये क्या होता है हमारा, टेन होता है। तो पहले साइन होता है हमारा, है ना, लाल बट्टे कक्का में, तो लंब बट्टे कर्ण। अब लंब क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे लंब क्या होता है ये हमें पता करना, तो लंब हमारा ये स्लिप गेज की ऊंचाई होती है, यही हमारा निकालना, तो ये हमें निकालना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण यहाँ पे 200 दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 200 लिख लेंगे, ठीक है। कर्ण की जगह पे क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, हम 200 लिख लेंगे। 200 हमने यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख लेते हैं, ठीक है। लिख के नहीं आ रहा, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ 200 यहाँ पे हमने लिख लिया कर्ण की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन का मान इन्होंने दे रखा है, तो साइन का मान इतना है, तो साइन का मान यहाँ पे रख 0.4226 हम यहाँ पे रखेंगे, और तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो तिर्यक गुणा जब आप करोगे, इसमें आप 200 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 100% आंसर आ रहा है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो गुणा करके भी बता देंगे, तो 200 के इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जैसे फिलर गेज के कितने सेट होते हैं, फिलर गेज के कितने सेट होते हैं, ये 4 ऑप्शन। तो अब आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम एक ट्रिक बता देते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछे कि फिलर गेज के कितने सेट होते हैं, तो फिलर गेज के लिए यहाँ एफ से मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा 4 होता है, FOUR, ठीक है। फिलर गेज में से एफ का मतलब होता है 4, और 4 का मतलब होता है 4, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे देखिएगा 4, यहाँ पे डिजिट, जहाँ पर 4 डिजिट दिया हो वही आंसर है। तो हमारा 1 से 2 3 4 डिजिट मान लीजिए, 1 2 3 4, 4 डिजिट ऐसे करके मान लीजिए, या फिर 1 से 4 होता है, ये 4 तक होता है हमारा, क्या होता है हमारा फिलर गेज का सेट होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। तो आप 1 से याद कर लो कि हमारे 4 डिजिट होते हैं, इस प्रकार से याद रखोगे तो याद रहेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए हम किस मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए हम हार्ड स्टील का प्रयोग करते हैं, हार्डन स्टील यहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो हार्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा लैपिंग टूल में एक्स चिन्हित भाग क्या है। यहाँ पे फिगर दिया गया और यहाँ पे पूछा ये जो यहाँ पे ये स्लॉट कटा हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे होगे, तो इसको हम स्लिट बोलते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है स्लिट, बूस्ट, स्लीव, ग्रूव, ये 4 ऑप्शन है, तो ये हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्लिट बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लिट राइट आंसर, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। जैसा कि कल की क्लास में हमने बताया था कि कभी भी लैपिंग टूल में पूछे कि स्लिट का उद्देश्य क्या होता है, उसका हमने बताया था कि क्या कैसे याद रखना है। एक स्लिट पूछता है और एक स्लॉट पूछता है, एक ग्रूव पूछता है, 3 चीज़ें पूछता है। अगर स्लिट पूछता है तो ऑप्शन आपने देख लिया होगा क्या होगा आंसर। तो स्लिट अगर पूछेगा तो फॉर एक्सपेंशन के लिए करते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन विस्तार के लिए हम स्लिट का उद्देश्य होता है। अगर स्लॉट दिया है, क्वेश्चन में स्लॉट लिखा है, तो वहाँ पे राइट आंसर होता है जो हमारे एब्रेसिव को मतलब लैपिंग कंपाउंड को बनाए रखने के लिए, तो टू रिटेन एब्रेसिव होगा अगर यहाँ पे स्लिट की जगह पे क्या दिया हो, स्लॉट दिया हो। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रूव लिखा हो, ग्रूव का क्या उद्देश्य है, तो ग्रूव का उद्देश्य भी हमारा क्या होता है, लैपिंग कंपाउंड या एब्रेसिव को बनाए रखने के लिए होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लिट पूछा, तो स्लिट के पूछने के लिए यहाँ पर क्या होगा, स्लिट के लिए होगा हमारा यहाँ पे फॉर एक्सपेंशन विस्तार के लिए। अब स्लिट क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ये हमारा स्लिट होता है, इसी को स्लॉट भी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर स्लॉट दे दिया है तो वहाँ पर भी उसका सामान्यतः हम ये बता दें फिर स्लिट के दो उद्देश्य होते हैं। एक होता है लैपिंग कंपाउंड धारण करना और एक उद्देश्य होता है
फॉर एक्सपेंशन। लेकिन मोस्टली स्लिट का अगर पूछता है तो फॉर एक्सपेंशन राइट आंसर मानता है कि स्लिट का अगर उद्देश्य पूछे तो फॉर एक्सपेंशन, अगर स्लॉट का पूछेगा तो लैपिंग कंपाउंड को धारण करने के लिए। स्लिट और स्लॉट दोनों एक ही हैं। और ये जो यहाँ पे लाइनिंग देख रहे हो, ये लाइन, इसको ग्रूव बोलते हैं। इसका केवल इसका केवल एक ही कार्य है, ये भी केवल लैपिंग एब्रेसिव या लैपिंग कंपाउंड को धारण करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया ये इस ऑपरेशन का नाम बताना है। तो ये फिगर दिया गया है, इस ऑपरेशन का क्या नाम है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, ये हमारा लैपिंग लार्ज डायमीटर। कौन सा हमारा, ये लार्ज डायमीटर इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैपिंग लार्ज डायमीटर को यहाँ पे फिगर में इंकित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि कास्ट एंड और अलौह मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में समझना है होनिंग यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि लैपिंग और होनिंग दोनों विपरीत होते हैं। और यहाँ पे जैसे कि पूछा है कि अलौह मटेरियल की होनिंग पूछा, तो अलौह मटेरियल जैसे कि हमने बताया कि अगर पूछा जाए अलौह धातुओं की अगर हमें लैपिंग करना है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब क्योंकि यहाँ पे होनिंग के लिए पूछा तो उल्टा होता है, तो यहाँ पर हमारा प्रयोग होता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो अलौह मटेरियल की होनिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का। अगर पूछे लौह धातुओं की होनिंग करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो लौह धातुओं की होनिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यही अगर हमारा लैपिंग के लिए पूछता है तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, लैपिंग के लिए अलौह धातुओं की अगर हमें करना है तो अलौह धातुओं के लिए लैपिंग में तब वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर पूछे लैपिंग में हमें लौह धातुओं की हमें क्या करना है, हमारा कौन सा एब्रेसिव प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर लैपिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं लौह धातुओं के लिए सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो लौह धातुओं के लिए सिलिकॉन कार्बाइड, अलौह धातुओं के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये होता है लैपिंग के लिए। होनिंग के लिए क्या होगा, होनिंग के लिए होगा अलौह धातुओं की सिलिकॉन कार्बाइड और लौह धातुओं के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है कि सरफेस हार्डनिंग के लिए किस विधि में सतह मुक्त स्केल होती है। तो सरफेस हार्डनिंग के लिए किस विधि में सतह मुक्त स्केल होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स हमारी इंडक्शन हार्डनिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कभी भी पूछे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, वह कौन सी सरफेस हार्डनिंग विधि है जिसमें क्या है सरफेस जो है फ्री स्केल मुक्त होती है, तो उसमें क्या होता है हमारा इंडक्शन हार्डनिंग द राइट आंसर होता है। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन और आता है कि किस हार्डनिंग के माध्यम से जॉब के ज़्यादा अंदर गहराई तक हमारी हार्डनिंग होती है, तो फ्लेम हार्डनिंग के माध्यम से क्या है कि जॉब के बहुत अंदर तक हमारी ये इस माध्यम से हार्डनिंग हो जाती है। केस हार्डनिंग किस प्रकार के मेटल में करते हैं, तो ये आपको पता है। नाइट्राइटिंग में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, केस हार्डनिंग में हमें माइल्ड स्टील वगैरह है ना, तो आपको पता है अच्छे से। तो माइल्ड स्टील में क्योंकि कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होती है, वहाँ पर इसका यूज करते हैं केस हार्डनिंग का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसे केस हार्डनिंग में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कार्बोराइजिंग से। कार्बोराइजिंग हम किस में करते हैं, तो वो माइल्ड स्टील के करते हैं, ऐसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोसेस if the steel heated above critical temperature and soaking for the sufficient time and cooling is very slowly, मतलब बहुत धीमे धीमे ठंडा किया जा रहा है। तो क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में, कभी भी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि भट्टी में फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होता है, एनिलिंग होता है। अगर रूम में अगर धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो हमारा होता है नॉर्मलाइजिंग होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टील की घटक की संरचना को परिष्कृत करने की क्या क्रिया क्या है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस द रिफाइन द स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। व्हाट इज द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर स्टील कंपाउंड, हमें क्या करना है, स्टील का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, रिफाइन करना है। तो रिफाइन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी रिफाइन की बात करें, स्ट्रक्चर को हमें रिफाइन करना है या ग्रेन साइज को रिफाइन करना है, तो वहाँ पर हम नॉर्मलाइजिंग लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो गर्म साल्ट में कौन सा हम प्रयोग करते हैं, तो ये बताना है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ। साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है, क्या हम नाइट्रेटिंग करते हैं, क्या गैस कार्बोराइजिंग करते हैं, क्या पाइप कार्बोराइजिंग करते हैं, क्या लिक्विड कार्बोराइजिंग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लिक्विड कार्बोराइजिंग का प्रयोग करते हैं।
आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है, शाफ्ट और हब दोनों में कीवे कटा होता है। तो संकी एकमात्र ऐसी की है, संकी ऐसी की होती है जिसके शाफ्ट और हब दोनों में कीवे कटा होता है। जबकि जो हमारी फ्लैट सैडल की होती है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा शाफ्ट पर कोई भी हमारा कीवे नहीं काटा जाता है, जबकि हब पे काटा जाता है। हब क्या होता है, जो हमारा बोर होता है वही हमारा हब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी उपयोगी है। तो यहाँ पे पूछा टेपर्ड शाफ्ट के लिए कौन सी की उपयोगी है, फेदर की, जी-बेड की, वुडरप की, फ्लैट सैडल की। तो कभी भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि टेपर्ड शाफ्ट पर, अब देखिए फीदर की तो हमारी होगी नहीं, फीदर की क्या में हमारे बीच में फिट की जाती है, जो हमारी टेल स्टॉक में भी हमारी फीदर की प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये पावर ट्रांसमिशन भी हम इसका अगर आगे पीछे मूवमेंट करना है तो वहाँ पर भी हम इसका फीदर की का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन मिलेगा कि मान लो हमें कुछ दूरी तक आगे पीछे में पावर को ट्रांसमिट करना है या की को ट्रांसमिट करना, आगे पीछे खिसकाना है, तो वहाँ पर हम फीदर की का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए, जी हेड की आसानी से की को निकाल सकें इसलिए हम वहाँ पर हम जी हेड की का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक हमारा हेड बना होता है। वुडरप की क्या होती है, ये हमारी वृत्तखंडी आकार की होती है। ठीक है, इस टाइप से होती है, तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, टेपर्ड शाफ्ट पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्लैट सैडल के प्रयोग नहीं करें क्योंकि बिल्कुल हमारी फ्लैट होती है, और फ्लैट सैडल की आप जानते हो ये केवल शाफ्ट, इसमें शाफ्ट पर कीवे नहीं कटा होता है। तो ये सभी कीवों के बारे में जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट वो हमने आपको बताया। तो उससे कभी भी पूछे टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम वुडरप की का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ करते हैं, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेयर इज सर्कुलर, कभी भी पूछे एग्जाम में कि सर्कुलर टेपर की प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए हम प्रयोग करते हैं सर्कुलर टेपर की का। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन होगा। याद कर लीजिए कि सर्कुलर टेपर की प्रयोग कहाँ करते हैं, हम लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन करते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दी, ये पिछली बार ये प्रीवियस पेपर 2020 में जो आपका NFL का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था 2020 आई थिंक, जब इसका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि शायद 2021 अभी आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ था, तब ये क्वेश्चन पूछा था कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बीयरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। यही 4 ऑप्शन थे। तो NFL का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, क्लैम द्वारा, बोल्ट एंड द्वारा, की या स्क्रू द्वारा, लॉकिंग डिवाइस। क्या होगा हमारा राइट आंसर, की या स्क्रू द्वारा हम क्या करते हैं, प्लेन बीयरिंग को फिक्स करते हैं। तो यहाँ फिर से क्वेश्चन को देखिए, शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बीयरिंग को किस पोजीशन में रखा जाता है। तो यहाँ पर हम किसके द्वारा हम रखते हैं, की या स्क्रू के द्वारा हम फिक्स रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा इसकी का नाम बताना है। तो इसकी का नाम क्या है फ्रेंड्स, ये बताना है, कमेंट में आप ज़रूर आंसर बताइएगा। तो बहुत ही बारीक यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा। 4 ऑप्शन है, फ्लैट सैडल की, टेपर संघ की, पैरेलल संघ की, हॉलो सैडल की। तो इसे किस प्रकार से समझते हैं, चलिए अच्छे से इसे फिगर के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिएगा, यहाँ पर अगर रेडियस में दिखाया गया है, ठीक है, अगर रेडियस में यहाँ पे आपको दिखाया गया, देखिएगा आप अच्छे से, इसमें रेडियस में है और यहाँ पे फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब जो की है वो हमारी इस टाइप से बनी हुई है, इसलिए हमारा इस टाइप का यहाँ पे शेप आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है, क्योंकि शाफ्ट पर कोई हमारा कीवे नहीं कटा होता है, तो ये हमारी शाफ्ट, ये हमारी क्या फ्रेंड्स, हमारी शाफ्ट है, और शाफ्ट पर कोई हमारा कीवे नहीं कटा होता है। तो यहाँ पर आपको शाफ्ट क्या बिल्कुल प्लेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कीवे नहीं कटा, तो हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी हॉलो हो जाएगी, हॉलो की हो जाएगी। कौन सी की होगी, हमारी सैडल वाली हो जाएगी, सैडल, हॉलो सैडल की हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारी कौन सी है, इसमें भी क्योंकि शाफ्ट है हमारा और शाफ्ट पे कोई कीवे नहीं कटा है जैसे कि आप देख रहे हो, और ये हमारी बिल्कुल फ्लैट है, तो ये हमारी फ्लैट की हो गई। लेकिन कौन सी फ्लैट की हुई, क्योंकि शाफ्ट पर कोई भी हमारा कीवे नहीं कटा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम फ्लैट सैडल की बोलेंगे। तो ये हमारा फ्लैट सैडल की फिगर, ये हमारा हॉलो सैडल की का फिगर है। ठीक है,
और इससे रिलेटेड यहाँ पर इमेज देख ले तो जैसे स्क्वायर की है, ये हमारी कौन सी की है, ये फीदर की का फिगर है, ठीक है। ये कौन सी की है हमारी, ये फीदर की है। ये हमारी क्या है, जिव हेड की, इसमें हमारा हेड निकला हुआ है तो आप अच्छे से देख पा रहे हो। ये हमारी टेजेंटियल की है, इसे मोडरप की बोलते हैं। ये हमारी हालो सैडल की, क्योंकि इसमें हमारा रेडियस बना है तो हमारी सैडल की है, लेकिन कौन सी है, हालो सैडल की है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन इमेज के माध्यम से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है, हाँ ये जैसे कि अभी हमने जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में आप देख रहे होगे, यहाँ पर जो की है वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फ्लैट है ना। तो फ्लैट है तो हमारी क्या हो गया, राइट आंसर यहाँ पे फ्लैट सैडल की इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 में क्या पूछा है, 45 में पूछा की का नाम क्या, तो ये हमारी कौन सी की है, इसमें हेड निकला हुआ, तो जिस की में हेड निकला होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, जिव हेड की कहलाता है। राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स क्या होगा, जिव हेड की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए, कभी भी पूछे स्पेशल फाइल की बात करें, स्पेशल फाइल में, क्योंकि आपका अगर स्पेशल फाइल से हम ये क्वेश्चन हटा दें तो चाबियों के लिए हम प्रयोग करते हैं, आपको पता है हमारी जो जिसमें 10 डिग्री पे दांते कटे होते हैं, तो कौन सी की होती है, कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। तो वार्डिंग फाइल स्पेशल फाइल की एकमात्र ऐसी फाइल है जिसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नोचेस इन की, ठीक है। जो भी हमारे कीवे होते हैं, उन जो चाबियों में कीवे कटा होता है उनकी फाइलिंग करने के लिए हम वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा फ्रेंड्स, स्क्रू का नाम क्या है, स्क्रू का नाम बताना है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, ग्रब स्क्रू, ड्राइवर स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू, थ्रेड कटिंग स्क्रू। क्या होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर, ग्रब स्क्रू, ड्राइवर स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू और थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो इसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स कौन सा, हमारा ड्राइवर स्क्रू होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए ग्रब स्क्रू होता नहीं, वो छोटे साइज के ग्रब स्क्रू होते हैं, सेल्फ टैपिंग स्क्रू होगा नहीं, है ना, और थ्रेड कटिंग स्क्रू भी नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा, हमारा ये ड्राइवर स्क्रू होगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है, लॉक वाशर का क्या फ़ायदा है। तो लॉक वाशर का क्या फ़ायदा है, ऑप्शन देखिए, ज़्यादा बेरिंग सतह प्रदान करना, सतह को होने वाले नुकसान को रोकना। थर्ड ऑप्शन है कार्य सतह पर एक समान दबाव वितरित करना। फोर्थ ऑप्शन है कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना। तो लॉक वाशर का आपका मुख्य प्रयोग पता है, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकने के लिए। बस वाइब्रेशन वर्ड याद रख लीजिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट जब आप पढ़ लेते हो तो माइंड में आ जाता है कि लॉक वाशर या वाशर का प्रयोग हम इसलिए मुख्यतः करते हैं वाइब्रेशन को रोकने के लिए, है ना, कंपन को रोकने के लिए जो भी नट और बोल्ट में होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण हमारे नट बोल्ट ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं अपने आप, है ना, ढीले हो जाते हैं, तो वो ना हो इस वजह से यहाँ पे कंपन को रोकने के लिए हम यहाँ पे वाशर प्रयोग करते हैं। लॉक वाशर इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है, इस स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है। तो जब भी जहाँ पर भी इस टाइप से बना हो, मतलब कोई मुड़ी वाली चीज़ हो, है ना, तो उसे हम बोलते हैं ऑफसेट बोलते हैं। तो अब वहाँ पे चाहे वो, क्योंकि अलग अलग तरीके के आपके हैंड टूल होते हैं, वहाँ पर अगर वो इस टाइप का कोई फिगर मिल जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्योंकि हमारे स्क्रू ड्राइवर है तो इसको स्क्रू ड्राइवर बोलेंगे, है ना। तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इस लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है। तो इस लॉकिंग डिवाइस का नाम बताना है। तो ऑप्शन है टैब वाशर, लॉकिंग प्लेट, लॉक वाशर, स्प्रिंग वाशर। ये हमारा कौन सा है, तो टैब वाशर है क्या, नहीं है भैया, टैब वाशर ये नहीं होता है, सर होता है, नहीं होता है। लॉकिंग प्लेट भी नहीं है, लॉक वाशर भी नहीं है, स्प्रिंग वाशर है। स्प्रिंग वाशर कैसे, देखिए स्प्रिंग वाशर हमारी कुछ इस टाइप की होती है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। अगर आप इसे देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये हमारा क्या है। तो ये हमारा, इसको आप फिगर देख के याद रखिएगा, ये हमारा स्प्रिंग वाशर, क्योंकि इसी टाइप की बनी होती है ना, तो ये आपको याद रहेगा। तो स्प्रिंग वाशर इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जी बेट की का उपयोग करने का फ़ायदा क्या है। तो अभी हमने पीछे ही बताया, तो जी बेट का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम आसानी से की को निकाल सकें, है ना, तो आसानी से निकाला जा सके, इसलिए हम जी बेट की का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया था। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर हमने नियमित क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ पर हमने बहुत याद कराया, जब भी कोनों को फिनिश करने की बात करें, ठीक है, कोनों को जब भी फिनिश करने का एग्जाम में पूछे कि विच फाइल यूज्ड फॉर
फिनिशिंग शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए हम बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। वार्डिंग फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? वार्डिंग फाइल का जैसे हमने बताया दो इसके यूजेस होते हैं, याद रखिए। वार्डिंग फाइल का प्रयोग फ्रेंड्स हम कोई हमारा कास्टिंग की हुआ जॉब है, उसकी होल की हमें क्या है फिनिशिंग करनी, होल में हमारी फाइलिंग करनी, तो वहाँ पर हम वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 बता दिए। नंबर 2 कहाँ पर, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो भी हमारे चाबी होते हैं, चाबी में जो कीवे कटे होते हैं, उन कीवे की फाइलिंग करने के लिए वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना था, ठीक है। तो अब जो पिछली क्वेश्चन में जब आया था तो हमने आपको बताया था अगर स्पेशल फाइल का क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन नहीं है, अगर आपको ऑप्शन दिख जाए या ऑप्शन में ना हो, ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या दिख सकता है? नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल में क्या होते हैं फ्रेंड्स, 10 डिग्री में दांते कटे होते हैं, ठीक है, 10 डिग्री में दांते कटे होते हैं। तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं कीवे में या आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको और थ्योरम क्लियर हो जाएगा। तो नाइफ एज का प्रयोग हम कीवे में प्रयोग करते हैं, ठीक है, चाबी गार्ड में प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही सक्रिय स्लॉट है, वहाँ पर हमें फाइलिंग करना है तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा, इस फाइल का नाम बताना है। तो ये हमारी कौन सी फाइल है? अच्छा, इससे रिलेटेड और यहाँ पे 2 ऑप्शन रहे जा रहे हैं। जैसे हमारी यहाँ पर रिफिलर फाइल है, तो रिफिलर फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ये हमारी डाई सिंकिंग में प्रयोग करते हैं। तो राइट यहाँ पे रिफिलर फाइल कहाँ प्रयोग करते हैं? डाई सिंकिंग में करते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। पिलर फाइल से रिलेटेड हमने आपको बताएं, बहुत बार याद भी कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस फाइल का क्या नाम है? तो ये हमारी टिंकर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल, ड्रेनाट फाइल। ये कौन सी हमारी फाइल है? तो ये हमारी जब भी इस टाइप का फिगर आ जाए तो ये हमारी कौन सी है? टिंकर फाइल। टिंकर फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो टिंकर फाइल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिश करने के लिए, ऑटोमोबाइल की जो हमारी ऑटोमोबाइल बॉडी होती है उसमें फिनिश की हुई, उसमें क्या करते हैं? टिंकरिंग करने के लिए, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल बॉडी की फिनिश की हुई टिंकरिंग करने के लिए हम वहाँ पे टिंकर फाइल का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऑटोमोबाइल आपको दिख जाए तो आपको यहाँ पे लगा देना टिंकर फाइल, कि हम ऑटोमोबाइल में बॉडी को फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टिंकर फाइल का प्रयोग करते हैं। द राइट आंसर ये ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है कि आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे हमें क्या है, वर्कपीस का शेप जानना है। हमारा वर्कपीस हमारा स्क्वायर बना हुआ है कि हमारा आयताकार बना हुआ है, ये हमें जानना है, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम प्रोफाइल गेज का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। बाकी स्नैप गेज, कैलिपर गेज, प्रोग्रेसिव गेज, इन सब के बारे में आपको क्लियर है, बेसिक क्लियर है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। फिलर गेज का क्या उद्देश्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलर गेज के उद्देश्य आपको बहुत ही एग्जाम में मिल जाता है। तो मिलने वाले भागों के बीच को गैप चेक करना, ठीक है। मैटिंग पार्ट्स के बीच में अगर हमें जी गैप चेक करना है, दो मिलने वाले जो हमारे पार्ट हैं उनके बीच में अगर हमें गैप चेक करना है तो हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। फिलर गेज की पत्तियां जो होती हैं उनको यहाँ पर हम डाल के चेक करते हैं कि गैप कितना है, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस गेज का क्या नाम है? तो ये हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज, आप जानते ही होंगे, है ना। तो स्टैंडर्ड वायर गेज द राइट आंसर। और इसका यहाँ पे स्टैंडर्ड अगर पूछा जाए कि स्टैंडर्ड किस नंबर में पाया जाता है, तो 0 से 36 हमारा ये स्टैंडर्ड में पाया जाता है। 0 से 36 से याद रखिए, 0 से 36 नंबर तक हमारा स्टैंडर्ड पाया जाता है। और आपको ये 0 से 50 भी कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा, 0 से 50, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है 0 से 36 नंबर तक हमारा स्टैंडर्ड वाइज पाया। अब ये भी याद रखिए, अगर नंबर का साइज बढ़ता है, अगर नंबर का साइज बढ़ता है तो इसकी जो हमारा जो सीट की थिकनेस है वो क्या होगी? हमारी कम होगी, ठीक है। अब सीट की थिकनेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे गेज बोलते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से किसी सीट की अगर हम मोटाई माप रहे हैं तो उसको हम किसी के द्वारा अंकित करेंगे ना, तो हम गेज नंबर के माध्यम से भी अंकित करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है किसके माध्यम से अंकित करते हैं, किसके द्वारा हम दर्शाते हैं, तो गेज नंबर बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारी 5 नंबर की क्या है? गेज है, 5 नंबर की गेज सीट है। तो वो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इसमें 5 नंबर है वो 5 नंबर का कितना यहाँ पे साइज, क्योंकि जहाँ यहाँ पे नंबर लिखे हुए इन नंबरों का एक साइज होता है, ये जो वहाँ पे होल बने हुए इनका एक साइज होता है, तो वो नंबरों के आधार पे। तो नंबर अगर यहाँ पे बढ़ेगा, नंबर अगर यहाँ पे जैसे नंबर यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? साइज यहाँ पे छोटा होता है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर वायर गेज का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा तो हमारा सीट की मोटाई क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो नंबर साइज बढ़ेगा, वायर गेज नंबर अगर बढ़ेगा तो सीट की मोटाई क्या होगी? हमारी कम होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज है द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाहरी व्यास की अगर हमें जांच करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्लेन रिंग गेज। और अगर अंदरूनी जो हमारा कोई होल है, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा होल है उसको हमें चेक करना है,
तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स हमारा प्रयोग करते हैं प्लग गेज का, ठीक है। तो वहाँ पर हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें प्लेन रिंग गेज प्रयोग करना है तो वो हम बाहरी टेपर को क्या करते हैं, बाहरी व्यास को चेक करना। अगर हमें बाहरी टेपर चेक करना है तो टेपर रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। प्रोग्रेसिव प्लग गेज एक ऐसा प्लग गेज होता है जिसके एक ही सिरे पर गो और नो गो बने होते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। होल को अगर हमें होल का हमें चेक करना है तो प्लग गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये क्या है हमारा, व्हाट इज द एक्ट ऑफ जॉइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर बिल्डिंग ऑफ साइज। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि स्लिप गेज अलग अलग साइज में हम लेते हैं। जैसे हमें 15 mm की स्लिप गेज चाहिए तो हमने एक 10 mm की स्लिप गेज ले लिया, एक हमने 5 mm की, मान लो 5 mm की स्लिप गेज है, ये हमारी 10 mm की स्लिप गेज है, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, आपस में हम रगड़ते हैं। इसी आपस में हम 90 डिग्री में रगड़ते हैं, मतलब एक ऐसे स्लिप गेज लेंगे और एक ऐसे लेंगे, तो इसको आपस में इस तरह रगड़ते हैं। और क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं रिंगिंग एक्शन। तो वही पूछ रहा है कि आकार के निर्माण के लिए, मतलब साइज का निर्माण करने के लिए हम स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रिंगिंग। रिंगिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है साइन बार बनाने के लिए हम किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो साइन बार बनाने के लिए हम इस यहाँ पे क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं। अच्छे से पता हो साइन बार की लिस्ट काउंट कितनी होती है फ्रेंड्स, हमारी 1 मिनट होती है। और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो आपको पता है टेपर एंगल अगर हमें किसी जॉब का मापना है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो क्रोमियम स्टील से हमारा साइन बार बना होता है। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने साइजों में पाया जाता है, कितने साइजों में नहीं पाया जाता, तो ये भी आपको याद रखना है ना। तो ये मुख्यतः हमारा 100, 150, 250, 500, ये हमारे 4 साइजों में पाया जाता है। 100, 150 और 250, 500, ये हमारे इस साइजों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा 300 हमारा 300 में हमारा नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर जो डेटा यहाँ पे बता रहे हैं, अगर यहाँ पे मिसप्रिंट हो तो आप एक बार बुक चेक कर लीजिए अगर आपको डाउट लगता है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से साइन बार का साइज नहीं है, तो वो हमारा 300 mm देता है ऑप्शन में, तो 300 mm हमारा साइन बार का साइज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। तो साइन बार का जो साइज है वो हम रोलरों के सेंटर के बीच की दूरी लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर के केंद्र के बीच की दूरी से हम साइन बार का निर्दिष्ट करते हैं। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से उसमें और डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज ट्रायंगल कर्ण बनाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन, इसको समझना जरूरी। विच वन फॉर्म द हाइपोटेन्यूस फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल विथ वाइल चेकिंग विथ साइन बार। मतलब साइन बार से जब हम माप रहे होते हैं तो कौन सा भाग होता है, वो कौन सा सिरा होता है जो हमारा कर्ण बनाता है। तो देखिए इस प्रकार से मान लो हमारा ये साइन बार हो गया, और इस टाइप से हमारा मान लो स्लिप गेज हो गया। इस टाइप से होता नहीं, लेकिन आपको बता रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स जो होता है ये हमारा क्योंकि आपका फिगर इस टाइप से बनता है ना, इस टाइप से फिगर बनता है, तो ये हमारा साइन बार होता है, ये हमारा स्लिप गेज होता है। तो ये जो साइन बार है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो 90 डिग्री वाली कोण है, ठीक है। अब इसके सामने वाली भुजा क्या है हमारी, ये कर्ण है। तो ये हमारी कर्ण है। अब कर्ण कहाँ पर है, ये साइन बार में। तो ये साइन बार है, ये हमारा क्या साइन बार। अगर वो पूछता कि यहाँ पर जैसे इसने यहाँ पर क्या पूछा, कर्ण पूछा है, यहाँ पे आप देखिएगा हिंदी में ये कर्ण पूछा। अगर यहाँ पे पूछता कि लंब बनाता, अगर कर्ण की जगह पे लंब बनाता आंसर दे देता, तो वहाँ पर हमारा क्या होता, आंसर होता स्लिप गेज की ऊंचाई। अगर यहाँ पे लंब पूछता तो वहाँ पर होता स्लिप गेज की ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर इसने कर्ण पूछा है, तो कर्ण यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है। तो हमारा हो जाएगा साइन बार की लंबाई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। यहाँ पे पूछा है कि अगर हम लैपिंग ऑपरेशन में और सबसे अधिक किसका प्रयोग कर रहे हैं, एब्रेसिव कंपाउंड का, तो क्या प्रभाव होगा। तो मान लो एक लैपिंग प्लेट है और हमें लैपिंग करनी है, तो उसमें अगर हम एब्रेसिव कंपाउंड को अधिक लगा देते हैं। एब्रेसिव कंपाउंड जैसे हमारे सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बोरॉन कार्बाइड है, तो ये हमारे क्या है, एब्रेसिव कंपाउंड है। अगर इनको हम यहाँ पे सरफेस में ज़्यादा लगा लेते हैं तो फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा मटेरियल अच्छे से कटेगा नहीं, अशुद्धि का विकास होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा अशुद्धि का विकास।
जो जॉब है जिसकी सरफेस को अच्छा से स्मूथ करना है, जिसमें स्क्रैच बने हुए हैं वो अच्छा से स्मूथ नहीं होगा, वहाँ पर अशुद्धि का विकास होगा। तो वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यदि वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो कि हार्ड मटेरियल अगर कोई है, जैसे कोई सॉफ्ट मटेरियल, इसको काटने के लिए दूसरी एक हार्ड मटेरियल होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा एक्सा ब्लेड है, वो हमारा हार्ड होता है, तब वो कहीं सॉफ्ट मेटल को काट देता है। अगर कोई हार्ड मेटल होगा तो क्या उसको काटना क्या वो काट सकता है, नहीं ना, बड़ी मुश्किल से काटेगा, क्योंकि उसमें टीथ कटे हुए तो काट सकता है लेकिन बहुत ही मुश्किल से। लेकिन लैपिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि अगर जो लैपर है, जो हमारा लैपर है या लैप है, वो हमारा कठोर है तो क्या होगा, तब हम उस दशा में हमारा वर्क पीस ही लैप को काट देता है। ठीक है, तब हमारा क्या करता है, वर्क पीस को लैपर को काट देता है। अगर यहाँ पे जो लैपर है वो अगर हमारा क्या है, सॉफ्ट है, ध्यान सुनिए, अगर लैपर हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारा सॉफ्ट है, तो फिर क्या होगा, तब हमारा जॉब को काटेगा। ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्क पीस है, तब वर्क पीस को काट देगा अगर हमारा लैपर सॉफ्ट है। अगर लैपर या लैप अगर हमारा कठोर है तो फिर क्या होगा, वर्क पीस जो है इसे काटेगा, लैपर को काटेगा। मतलब कि तब हमारा लैपर वर्क पीस को नहीं काट पाएगा जब हमारा लैपर क्या होगा, हार्ड होगा, वो खुद कट जाएगा वर्क पीस से। ठीक है, तो ये लैपिंग के बारे में होता है। बाकी वो एक अलग केस होता है जो हमने जैसे बताया कि किसी भी जॉब को, किसी भी चीज़ को काटने के लिए दूसरा जिससे हम काट रहे हैं वो हार्ड होना ज़रूरी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए किया जाता है। तो किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए करते हैं। तो छोटे व्यास के बनाने क्या है, स्मॉल डायमीटर लैप। स्मॉल डायमीटर लैप कभी भी पूछे तो हमारा क्या होता है, कॉपर एंड ब्रास मटेरियल के ही हमारे स्मॉल डायमीटर लैप्स बनाए जाते हैं। लैप्स क्या होते हैं, जिससे कि हम लैपर होते हैं हमारे छोटे छोटे, आप देखते होगे अलग अलग आकृति में होते हैं, राउंड भी होता है, स्क्वायर भी होता है, ये सब होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। तो ये फिगर दिया गया है और आपसे पूछा है कि ये कौन सा फिगर है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये चार ऑप्शन, डायल टेस्ट इंडिकेटर, सरफेस इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो ये हमारा कौन सा है, देखिए इसमें इंडिकेटर बना हुआ, यहीं से आप याद रख सकते हो कि, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर और भी इंडिकेटर है, तो ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल लगा दो। देखिए डॉल टेस्ट इंडिकेटर तो नहीं है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है, और इलेक्ट्रिकल सरफेस भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होगा। राइट आंसर डी ऑप्शन याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT एग्जाम में भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेफेल एग्जाम में तो फिगर वाले क्वेश्चन कम, लेकिन थ्योरी बेस वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ये IIT एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, जो भी आई टेस्ट उनकी तैयारी करिए, अप्रेंटिस की बात की जो आप एग्जाम देते हो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये NFL, इसरो और IOCL या जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है, वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज परफेक्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी इन होनिंग ऑपरेशन। होनिंग ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, हम क्या करें, होनिंग ऑपरेशन करें और हमें लार्ज क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में हमें क्या है, मेटल को हटाना है। तो वहाँ पर हम मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों देते हैं। मैनुअल स्ट्रोकिंग क्या होता है, हाथ से कोई चीज़ है जैसे मशीन से चल रही है, हमने जैसे क्रॉस स्लाइड है, ऑटोमेटिक, या फिर हमारा कैरिज है, सेट कर देते हैं तो अपने आप क्या है, वो टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर अपने आप मूवमेंट करती है। तो वो क्या होती है, वो हमारी मैनुअल नहीं होती है। मैनुअल होती है जिसको हम हाथ से, जैसे हाथ से हम घुमा रहे हैं, क्रॉस स्लाइड को आगे पीछे मूवमेंट करा रहे हैं, तो वो होता है मैनुअल। ठीक है, हाथ के द्वारा मूवमेंट देना। तो ये मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है, तो कभी भी होनिंग ऑपरेशन में अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल को हटाना है, और तब वहाँ पर हम मैनुअल स्ट्रोकिंग प्रदान इसलिए करते हैं ताकि हम टॉलरेंस कम रख सकें। अब क्या है कि मतलब ऑटोमेटिक अगर होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हम लगा देंगे कि अपने आप मटेरियल कट जाए, तो मान लो थोड़ा सा भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जल्दी क्या होगा, वो मटेरियल ज़्यादा कट जाएगा, फिर वहाँ पे
टॉलरेंस या फिर हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो हम एक एक्यूरेट साइज पाने के लिए हम वहाँ पे मैनुअल स्ट्रोकिंग प्रदान करते हैं। किस लिए? कम टॉलरेंस रखने के लिए, ठीक है। तो कम टॉलरेंस रखेंगे तो क्या होगा, हमें और स्मूथ फिनिश प्राप्त होगी, या बोल सकते हैं अगर फिटिंग है तो वहाँ पर फिटिंग अच्छे से प्राप्त होगी। तो ये वहाँ पे अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना भी टॉलरेंस अधिक रहेगा तो उतना भी हमें दिक्कत होती है मेटल को बाद में रिमूव करने में। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है? हार्डनिंग का उद्देश्य काटने की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। कोई भी जैसे कटिंग टूल है, अगर उसमें हार्डनिंग का गुण है तो हार्डनिंग का गुण नहीं है तो दूसरे मेटल को काट नहीं सकता है, इसलिए हम उस कटिंग टूल में हार्डनिंग कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाएंगे, जिससे हार्डनिंग का गुण बढ़ेगा। और जैसे कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं तो हार्डनिंग का गुण बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, ब्रिटलनेस का भी गुण बढ़ जाता है, इसलिए हम हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पे मुख्यतः हार्डनिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो काटने की क्षमता को बढ़ाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हीट ट्रीटमेंट विधि में ऐसी किस माध्यम के द्वारा मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होता है, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, एनीलिंग के माध्यम से हमारी कोई जॉब है उसमें हमारा मशीनेबिलिटी का गुण आता है और डक्टिलिटी का सुधार होता है, ठीक है। तो किसी भी जॉब में अगर हमें मशीनेबिलिटी का गुण लाना है, मशीनिंग योग्य बनाना है उस जॉब को, तो वहाँ पर हम उसको एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग कैसे करते हैं? हम फर्नेस में रख के धीरे धीरे टेम्परेचर दे के हम जॉब को हीट करते हैं ना, फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडे होने दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रॉक में या चूने में रख कर उसको ठंडा करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर होगा एनीलिंग होगा, ठीक है। और ये नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे करते हैं, तो ये आपको रूम टेम्परेचर पे याद रहेगा, कभी वो क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान पूछा है। ऑप्शन है मोर डिस्टॉर्शन, लॉन्ग हार्डनिंग टाइम, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल डेप्थ हार्डनिंग, फोर्थ ऑप्शन है नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्कपीस। जो हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग होती है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? लेथ मशीन के बेड में करते हैं, ठीक है। आपको बताया कि लेथ मशीन के बेड में हम कौन सी हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम फ्लेम हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। अब वहाँ पे ये बड़ी बड़ी मशीनों में हम प्रयोग करते हैं फ्लेम हार्डनिंग का, लेकिन इसका दोष ये है कि इसका हम छोटे वर्क पीस के लिए नहीं करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे जॉबों के लिए हम फ्लेम हार्डनिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हमारा इसका मुख्य नुकसान होता है, ठीक है। तो ये हम बड़े बड़े जहाँ पर हम बड़े जॉबों पर या मशीनों के जो बेड होते हैं उनकी हार्डनिंग करने के लिए हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल इज द मेटेलिक कोटिंग डन बाय रोलिंग ड्राइंग लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल। हिंदी में देख लेते हैं। बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर खींचने के द्वारा की गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? तो यहाँ पे धात्विक कोटिंग की विधि पूछा है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बेस मेटल पर मेटल की परतों पर रोल या खींचने के द्वारा। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर दे देता है कि अभी हमें क्या करना है, जो बेस मेटल उसको रोल्ड करना है, मतलब खींचा जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? खींचा जाता है, यहाँ परतों में रोल किया जाता है। रोल का मतलब कोई हमारी जैसे सीट है उसको रोलिंग करना, उसमें रोलिंग करना, इस टाइप का। तो वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे तो बेस मेटल पे वर्ड अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा क्लेडिंग होगा। क्या पूछ रहा है? यदि हब या पुली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है, ठीक है। तो कोई हमारी पुली है उसको एक्सियल रूप से शाफ्ट के ऊपर क्या हमें स्लाइड करना है, तो वहाँ पर हम किस प्रकार की का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर हम फीदर की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, याद करना है। विच टाइप ऑफ की, वह कौन सी की है जिसका प्रयोग इफ द हब ऑफ पुली हैज एक्चुअली स्लाइड ऑन द शाफ्ट सम डिस्टेंस, ठीक है। ऐसी कौन सी की का हम प्रयोग करें जिससे कि हम क्या है, हब या पुली वहाँ पर हम क्या करते हैं, शाफ्ट के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो वहाँ पर हम फीदर की प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फीदर की अगर हम इसका रियल थ्योरी की बात करें यहाँ पर,
तो रियल थ्योरी मतलब जिससे कि आप बेसिक में समझ जाएं, फीदर की प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब कोई पार्ट हमारा सॉफ्ट के साथ में, मान लो कोई हमारा पार्ट है, ठीक है, या मान लो आप पुली ही मान लो, जो हमारा शाफ्ट के साथ क्या करता है, हमारा घूमता है, ठीक है, तथा शाफ्ट की धुरी के समांतर, शाफ्ट है इसकी धुरी कौन है, ये हमारी एक्सियल रेखा है, तो शाफ्ट की धुरी की समांतर आगे पीछे स्लाइड करता है। तो मान लो कोई पुली है वो शाफ्ट के साथ में क्या है, घूम भी रही है, और उसके आगे पीछे शाफ्ट के आगे पीछे क्या है, घूम भी रही है, मतलब मूवमेंट भी कर रहा है। वो पार्ट क्या है हमारा, आगे पीछे स्लाइड कर रहा है। कौन, हमारा कोई भी पार्ट है वो घूमने वाला पार्ट है जो शाफ्ट के साथ में मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पर हम फीदर की प्रयोग करते हैं। तो याद हो गया ना क्वेश्चन का आंसर, तो याद होना है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है, तो याद वहाँ पे भूल जाओगे। तो राइट आंसर क्या है, फीदर की, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इस फाइल का नाम बताना है, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इस फाइल, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये है पिलर फाइल, वर्डिंग फाइल, डेड नॉट फाइल, स्विच पैटर्न फाइल, ये 4 ऑप्शन है। तो ये फाइल में खासियत क्या होती है, आंसर आपने सोच लिया होगा, आंसर हमारा क्या है, ये हमारे वर्डिंग फाइल है। वर्डिंग फाइल और पिलर फाइल में क्या अंतर है, ये है यहाँ पर हम आपको क्लियर करेंगे। देखिए वर्डिंग फाइल जो होती है वो चौड़ाई में हमारी क्या होती है, चौड़ाई में हमारी टेपर होती है। आप फिगर में भी देख रहे हो कि ऐसे गई ये फाइल, फिर लास्ट में जाके टेपर हो गई है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, टेपर हुआ, किस में हुआ, चौड़ाई में हुआ, क्योंकि पहले चौड़ाई इतनी थी फिर हमारी इतनी हो गई, तो चौड़ाई में क्या हो गई, टेपर हो गई। तो यही हमारी खास बात होती है। वर्डिंग फाइल की खास बात ये होती है कि वर्डिंग फाइल जो होती है वो हमारी चौड़ाई में क्या होती है, टेपर होती है, और मोटाई में समांतर होती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वर्डिंग फाइल क्या होती है, वर्डिंग फाइल हमारी चौड़ाई में क्या होती है, टेपर होती है, ठीक है, चौड़ाई में हमारी टेपर होती है, और चौड़ाई में क्या होती है, ये हमारी पतली भी होती है। चौड़ाई में क्या होती है, ये हमारी पतली भी होती है, बहुत पतली भी होती है। और ये जो हमारी मोटाई आप देख रहे हैं फाइल की, ये हमारी समांतर होती है। मोटाई क्या होती है, हमारी समांतर होती है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब ये हमने बताया वर्डिंग फाइल के बारे में। अब पिलर फाइल के बारे में क्या है, पिलर फाइल हमारी हैंड फाइल की तरह होती है। क्वेश्चन पूछता है कि है पिलर फाइल किस फाइल की तरह होती है, तो पिलर फाइल हमारी हैंड फाइल की तरह होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इसमें क्या होती है, पिलर फाइल क्या होती है, ये हमारी हैंड फाइल की अपेक्षा चौड़ाई में क्या होती है, हमारी इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। इसकी आप बोल सकते हो चौड़ाई हमारी कम होती है, थिकनेस इसकी अधिक होती है। थिकनेस क्या होती है, मोटाई क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन चौड़ाई क्या होती है, हमारी कम होती है। मान लो एक चौड़ाई ये है और एक चौड़ाई ये है, तो चौड़ाई ये वाली क्या है, कम है, ये वाली चौड़ाई क्या है, अधिक है। तो इसकी चौड़ाई अधिक होती है और मोटाई अधिक होती है, किसकी, पिलर फाइल की। ये हमने यहाँ पर समझा। और यहाँ पर ये भी हम बता दें कि ये फाइल चौड़ाई में क्या होती है, समांतर रहती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो हैंड फाइल होती है वो चौड़ाई में क्या होती है, समांतर होती है। तो इसी प्रकार से पिलर फाइल भी हमारी चौड़ाई में क्या होती है, समांतर होती है और पतली होती है, और मोटाई में क्या होती है, थोड़ा सा हैंड फाइल की अपेक्षा मोटाई में अधिक होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो फाइल हमारी क्या है, कोनिकल टेपर है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये हमारा लास्ट में टेपर हो जाता है। तो कौन सी फाइल होती है जो लास्ट में टेपर हो जाती है, वो हमारी होती है पिलर वर्डिंग फाइल, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब स्पीड से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ताकि आपके समय से, बहुत ही कम समय में हम सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करा दें। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है, विच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट द ऑफ थ्रेड डैमेज। जो बोल्ट में जो हमारी बाहरी थ्रेड कटी होती है उसमें हमारा एक नट लगा होता है। अब क्वेश्चन पूछा रहा है कि वह कौन सा नट है जो बोल्ट के सिरों की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। तो मान लो ये हमारा कोई बोल्ट है, ठीक है, इसमें हमारी क्या है, बाहरी थ्रेड कटी हुई है, ठीक है, ये इसमें हमारी बाहरी थ्रेड कटी हुई है। तो इन थ्रेड को बचाने के लिए, इस थ्रेड हमारी ख़राब ना हो जल्दी, तो उसको बचाने के लिए हम कैप नट का प्रयोग करते हैं। कैप नट में मुख्यतः इसमें क्या होता है, हमारा कैप बना होता है, इस वजह से इसका जो हमारा सिरा होता है, ठीक है, वो सिरा क्या होता है, वो हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता है,
ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी पूछे प्रिसीजन टूल रूम में, प्रिसीजन टूल रूम कभी भी पूछे, क्या होगा हमारा राइट आंसर वहाँ पे हमारा फ्रेंड्स होगा, राइट आंसर हमारा ग्रेड 1 होगा। ठीक है, प्रिसीजन टूल रूम में हम ग्रेड 1 का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वर्कशॉप का पूछे तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर पूछता है कि वर्कशॉप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। और आगे लिख भी दीजिए, केवल वर्कशॉप नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन भी लिखा करो, जब आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में हमसे पूछा है कि स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज का ब्लॉक बनाना है, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन। उच्च ग्रेड स्टील की हम बनाते हैं स्लिप गेज ब्लॉक। तो स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाई ग्रेड स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 76, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। विच ऑपरेशन परफॉर्म्ड विथ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। बहुत ही छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल वो हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो वो हम लैपिंग में प्रयोग करते हैं। लैपिंग में आप एब्रेसिव के माध्यम से ही लैपिंग जो हमारा व्हीकल कंपाउंड होता है, लैपिंग कंपाउंड होता है, और एब्रेसिव कंपाउंड होता है, इन दोनों के माध्यम से हम लैपिंग क्रिया करते हैं, जिसमें हमारा एब्रेसिव कण जो होता है बहुत ही महीन होते हैं। डायमंड होता है, बोरान कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्ब, वो अलग अलग मेटल के अनुसार हम अलग अलग लैपिंग एब्रेसिव प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 77, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है काटने की क्षमता को जोड़ना, उच्च कठोरता का विकास करना, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाएं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या हमारी काटने की क्षमता को जोड़ना नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा क्या होगा राइट आंसर, स्ट्रेस व स्ट्रेन को दूर करना। क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, स्ट्रेस व स्ट्रेन को दूर करना, ये हमारा इसका मुख्यतः काम होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है, वो हमारा फेराइट होता है। कौन सा होता है, फेराइट। देखिए ये हमारा जो ये फोर्जिंग जो चैप्टर है, ये हमारा फोर्जिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। जिसको फोर्जिंग चैप्टर क्लियर नहीं, इसका हमने अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है। फेरलाइट, पियरलाइट क्या होता है, ऑस्टेनाइट क्या होता है, बहुत अच्छे से क्लियर किया। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के नाम से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर फेराइट इज़ द राइट आंसर, जिसमें हमारा कार्बन बहुत ही कम होता है। अगर हम बात करें 0.0025 के आसपास होता है, ये हमारा होता है 0.008% से 0.025% तक कार्बन होता है फेराइट में। ठीक है, ये हमारा फेराइट में कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं अभी और 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और कर लीजिए। सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है। तो ये हमारी फिगर दिया गया है। ये फिगर हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, तो ऑप्शन देखेंगे नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो फ्लेम हार्डनिंग जब भी आपको लगेगी, फ्लेम हार्डनिंग तो नहीं होगा आंसर। तो फ्लेम हार्डनिंग में क्या होती है, फ्लेम आपको दिखेगी, यहाँ पर क्या है फ्लेम दिख जाती है, तो वहाँ से आप समझ जाओगे कि वो फ्लेम हार्डनिंग होगा। बाकी के नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग ये तो होगा नहीं। इसी 2 में अगर आपको डाउट होता है तो हमने आपको बताया कि फ्लेम हार्डनिंग में आग दिखाई देती है फिगर में, तो वो वहाँ से आप समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, हम कॉपर की कॉयल यूज करते हैं। जो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये कॉपर का यूज करते हैं हम। ठीक है, ये हमारी कौन सी विधि है, ये हमारी इंडक्शन हार्डनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन है, फ्लैट सैडल की, टेपर संग की, वुडरअप की, फीदर की। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ की
इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टार्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। वह कौन सी की है जिसका प्रयोग हम ट्रांसमिटिंग हाई टार्क एंड बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में करते हैं। तो वहाँ पर हम किस की का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा अगर आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेमेंट कीजिए 25 मात्र यहाँ पे फीस लग रही है, ठीक है। तो आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चन कल के क्वेश्चन मिस्टेक था वो भी हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।